सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आप लोगों के बीच फिर मैं ऑनलाइन आया हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों और ऑफलाइन के बच्चों के एग्ज़ाम और प्रिपरेशन के कारण ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। फिर भी हमने समय निकाला और आज हम लोग एक क्लास 10th का मॉडल पेपर उठाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 822DX, जो कि हमारे क्लास 10th का मॉडल पेपर है। होता क्या है कि हम लोग को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन मिल जाता है तो हम आगे वाले क्वेश्चन को उससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 2023 और 2024 जो दोनों अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, पैटर्न वही है, लेकिन कुछ सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया गया है, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है जो 2023 के नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज सॉल्व करेंगे इस पेपर को, जिसका कोड है 822DX, और उनमें उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं, हमारे सिलेबस में हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं रहे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक पेपर लिया हुआ है, ठीक। अब इस पेपर का जो पैटर्न है, जो पुराना पैटर्न है 23 का, वही पैटर्न सेम है 24 का, बशर्ते कुछ क्वेश्चनों में इसमें चेंज है, ठीक। तो इस पैटर्न में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो कि आपको विकल्प दिया जाएगा। वहाँ पे टोटल दिया जाएगा, 2 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए होगा वो OMR बेस्ड है, यानी कि आप लोग जानते होंगे इतने दिनों से आप लोग प्री बोर्ड भी अभी हाल ही फिलहाल में दे चुके हैं। तो जो आपका सेक्शन ए होगा यानी कि पार्ट ए होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके जो मार्क होंगे वो 20 होंगे। दैट मीन 20 क्वेश्चन भी इसके रहेंगे, ठीक। और जो सेकंड वाला है वो आपके वर्णात्मक है, यानी कि जिसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्यूशन वाले प्रश्न हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जो एग्ज़ाम में हमारे दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम में आया था पिछली बार, उस क्वेश्चनों में से उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे इस बार के सिलेबस में हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि इसमें खंड अ में पार्ट ए दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 17/2 के पावर 2 × 5, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, हमको किस अक्ष से इसकी दूरी निकालनी है, y अक्ष से। तो हम लोगों ने अपनी क्लास में इतना तो पढ़ रखा होगा कि अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो वैल्यू हमको x वाली लेनी है, x अक्ष से दूरी कहेगा तो वैल्यू y वाली लेनी है। अब कैसे लेनी है इसको देखिए, थोड़ा सा हम लोग प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा x डैश, ये हुआ y और ये हुआ y डैश। ये हमारे हो गए कुछ नंबर्स, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक। अब हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है -3, 5, यानी कि x पे हमको चलना है -3 और y पे चलना है 5। तो सपोज कुछ यहाँ पर आ जाएगा वो। अब हमसे ये कह रहा है बेटा कि y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। तो जाहिर सी बात है यार, ये कितना चला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, -3 कोऑर्डिनेट चला हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, -3। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है -3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि हमको पूरा पेपर कवर करना है,
ठीक ना। तो आप लोग को ध्यान से समझना है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है बेटा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या होगा। मतलब जितने अभाज्य गुणनखंड हमारे आएंगे उनकी घातों को आपको जोड़ना है और ये बताना है कि उसका उत्तर कितना आएगा। कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो उसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। अगर आप उसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको उसका सलूशन, अगर आप प्रीवियस में पढ़े होंगे तो पक्का आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस दिए गए प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से काटा जाएगा। शुरुआत होगी 2 से। ठीक, तो 2 सते 14 और 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से काटे तो 9, 3 से काटे तो 3 और 3 से काटे तो 1। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 1 2 3 4। 2 की घाते कितना है बेटा 4 और गुणे 3 की घाते कितना बेटा 2। आपसे कह रहे हैं कि इनकी घातों का योगफल क्या होगा। तो इसकी घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है 2। तो घातों का योगफल अगर हम ऐड कर दे बेटा 4 + 2 तो मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास 6। यानी कि इस वाले का जो ऑप्शन नंबर है वो सही होगा हमारे पास डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला। अच्छा, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कि दिया गया है लस 132 और 288 का 3168। तो कह रहे हैं हमसे कि मस 132 288 का होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 288, 132, 48 और 12। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि इसको पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखते हैं बेटा, हम लोग पढ़े होंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक फॉर्मूला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें दोनों संख्याएं कौन कौन सी है बेटा, आपको मिला होगा एक क्वेश्चन 1.1 में 306 और 657 वाला। तो 132 और 288, तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया 132 है ना एक नंबर, दूसरा हो गया 288। HCF और LCM हमारे पास 3168 है। अब इधर लेकर आते हैं हम, ये मल्टीप्लाई में इस तरह का डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे। देखिए अब काटने का काम देखते हैं, 4 से कट जाता है तो ठीक है, इसे कटेगा ही। तो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, 4 सते 28, 3 बचेगा, 4 9 36 और 4 दूना के 8। अच्छा, अब देखिए 11 से काटिए, 11 तियाँ 33, 11 सते 77, कितना बचा बेटा हमारे पास 2 बचा हुआ है, 11 दूना के 22। एक बार लिख लेते हैं इसको। अब फिर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12। ठीक, अब कितना आ गया 24 और 88 आ गया ना। तो देखो 24 का नाम 24, 4 बचा, 24 दूना के 48। यानी कि जो इसका HCF आ गया बेटा वो कितना आ गया 12, और जो 12 हमारा ऑप्शन गिवन है बेटा इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये थे स्टार्टिंग के अभी 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको करना होगा इरेज। ठीक, और उम्मीद है कि आप लोग नोट भी कर चुके होंगे।
क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुल मिला के 9 से 10 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के। तो इतने दिन में आप लोगों को टोटल अपना कवर करना है। मैथमेटिक्स के लिए बीच में काफ़ी गैप दिया गया है, उतने ही गैप में आपको बढ़िया से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक। क्योंकि अगर आप तैयारी बढ़िया से नहीं करेंगे तो आपका ये पहला ही बोर्ड एग्ज़ाम है टफ, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास कि द्विघात समीकरण 3x² - 12x, और इससे हम लोग का टोटल जितना भी टॉपिक है पूरा एक साथ पूरी बुक रिवाइज हो जा रही है। पूरे बुक के क्वेश्चन चूँकि इसमें दिए हैं क्योंकि आपका पेपर ही है ना। तो पूरे बुक को एक बार हम लोग समराइज कर ले रहे हैं इसी के साथ साथ, है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान बताइए। तो हमने बताया था कि अगर मूल बराबर होंगे तो विविधकर 0 होगा, विविधकर 0 होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो सबसे पहली बात हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ax² + bx + c = 0 से, तो वैल्यू ऑफ a हमको मिल जाएगी बेटा यहाँ पर 3, b की -12 और c बराबर हो गया कितना बेटा यह। अब चूंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर होंगे बेटा, तो विविधकर d बराबर हमने पढ़ा होगा किसके, 0 के। दैट मीन b² - 4ac = 0 के। वैल्यू रखिए सबकी, -12 का स्क्वायर 4 × a × m = 0 के। 12 × 144, ये माइनस इस तरह होगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर आ गया 12m। काट देंगे तो m का मान फिर कितना आ जाएगा बेटा 12, कितना आ जाएगा 12। और ये 12 जो है वो है ऑप्शन नंबर 5 का डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी द्विघात समीकरण से ही है, और ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि 3x² नो 5x है, 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा, के मूलों का योग होगा। ए भैया, मूलों के योग का सीधा फॉर्मूला लगाइए ना, क्या होता है मूलों का योगफल, पढ़े होगे आप लोग। मूलों का योग हल करने के चक्कर में क्यों पढ़े हो, सिद्ध थोड़ी करना है हमको सीधा इसका आंसर देना है। फॉर्मूला क्या बेटा कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक हमारे पास -3 है, x² का गुणांक 5 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 अपान कितना आ जाएगा 5। अब ये जो दिया हुआ है ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बेटा ए। जिस बच्चे ने इसको किया है उसने डी मारा है, जो कि गलत है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। ए क्या है बेटा 3/5। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है कि ए जिसका निर्देशांक हमारे पास है -4, 2 और बी निर्देशांक है 5, 6, कह रहे हैं इनको जोड़ने वाली, इनको क्या बेटा जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, और P का हमें निर्देशांक दिया गया है a/8, 4।
तो कह रहे हैं कि ए का निर्देशांक बताइए, ए का मान बताइए। अब हम ई जानते हैं बेटा, देखो इसमें दो चीज़ें, आप दूरी का भी सूत्र लगा सकते हो और मध्य बिंदु का भी सूत्र लगा सकते हो। तो मध्य बिंदु वाला छोटा है, क्योंकि हमको OMR में गोला ही करना है, तो हम जितना तेजी से रफली कर लेंगे उतना ही जल्दी हम OMR को गोला कर लेंगे। ठीक, तो होगा क्या कि अब चूंकि हम जानते हैं कि P मध्य में है और हम मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला पढ़े बेटा का निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब मध्य बिंदु हमारा P है और P का निर्देशांक दिया गया बेटा a/8, 4। इसका कितना दिया, -4 प्लस 5 बटे 2, 2, 6 बटे कितना भैया 2 प्लस 6, कॉमा नहीं। ठीक, तो 2 प्लस 6 बटे 2, a/8, 4। देखिए 5 में से 4 अगर आप निकालेंगे तो 1 बचेगा। 6 2 8 का आधा 4, देखो ये और ये बराबर ही आ रहे हैं क्योंकि हमें तो इसका मान निकालने, ए हमारे में विलुप्त है। तो a/8 जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। तो 8 को इधर ला दो, तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4। और ये हमारा जो ऑप्शन है 4 वाला, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास, डी। ठीक, डी वाला इज करेक्ट आंसर जो हमको करना था। अच्छा, इसके बाद अब देखिए द्विघात आया था, द्विघात के बाद किसका नंबर आता है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का भी क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। एक फिगर ड्रा किया हुआ है, तो पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। ए है, बी है और सी है, ये है पी, ये है क्यू। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया। थेल्स का प्रमेय याद करिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि PQ रेशियो BC, मतलब PQ रेशियो BC भुजाओं का अनुपात दिया है, न कि अर्धक अर्धक अनुपात दिया है। PQ अपॉन मतलब PQ रेशियो BC बराबर 1/3। तो AP अनुपाते PB आपसे पूछ रहा है, AP अनुपाते PB आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। देखिए AP यहाँ पर है, PB यहाँ पर है, तो निकालेंगे कैसे। देखिए अब यहाँ पर अगर हम समझें, ये हमारा APQ और ABC दोनों त्रिभुज, तो ये कोण और ये कोण बराबर ही है ना, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और वही एक सीधी रेखा तिर्यक रेखा जा रही है। और ये इस त्रिभुज के लिए भी वनिष्ठ है और बड़े वाले के लिए भी वनिष्ठ है। तो दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हमको हल नहीं करना, समझना इस बात को। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए बेटा, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं बेटा कि AP बटे P बटे AB, क्योंकि इसका भुजा AP है और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB है, बराबर PQ बटे कितना लिख सकते हैं बेटा हम, BC, क्योंकि इसका आधार बटे पूरे का आधार। अब सुनिए AP बटे AB बराबर PQ अपॉन BC कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब थोड़ा सा मोरल यहीं से लगा लो, क्या, AP का मान दिया हमारे पास कितना, 1, और AB जो स्थान लिया हुआ है वो 3 लोगों का लिया हुआ है। कितने का लिया हुआ है, 3 लोगों का। अब सोचो भैया ये अकेले हैं, 1 लिए हैं, ये पूरा का पूरा 3 लिया है, तो ये भाई साहब कितने लिए होंगे, 2। तो इसका मतलब जो रेशियो आएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 2, 1/2, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो याद रखिएगा थेल्स का प्रमेय वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के बेस से एग्जाम में इसका आना तय है। ठीक, 6 मार्क का आएगा, तो इसलिए आप लोग थेल्स का प्रमेय जरूर तैयार रखिए, जो कि एग्जाम में आपके फंसेंगे।
अगले की तरफ बढ़ते हैं तो 10 ना आपके सिलेबस में ना 11 सिलेबस में है। आते हैं 12 की तरफ। 12 आपके सिलेबस में है, तो 12 लगाने से पहले हमें थोड़ा सा करना होगा इरेज। तो पहले तो इसको हटा लिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। एक फिगर इसमें भी दिया हुआ है त्रिभुज की तरह। तो पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं और देखिएगा पूरा, क्योंकि इतने में ही बोर हो जाओगे तो फिर तब तो हो चुका एग्जाम तुम लोगों का। क्योंकि एक बार अब इसमें क्या है कि एग्जाम पेपर से हम एक बार में पूरा टॉपिक आसानी से कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ए बी बराबर 3 सेमी, चलो ठीक है भाई मान लेते हैं। ए सी बराबर 6 सेमी, ये भी बात सही है। बी डी हमारे पास 2 सेमी है, बी डी यहाँ पर 2 सेमी है, और ये 4 सेमी है कुछ फिलहाल में, है ना। तो हमसे कह रहे हैं कि कोण बी ए डी, बी ए डी मतलब इस कोण का, और कोण सी ए डी, तो सी ए डी मतलब इस कोण का, तो कोण बी ए डी बटे कोण सी ए डी, कह रहे हैं इन्हीं का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो बने हुए हमारे वो किस टाइप के हैं, आपस में समरूप वगैरह है कि नहीं है। क्योंकि हमने 10 में तो केवल समरूपता पढ़ा है, और जब तक समरूप नहीं होंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इनको। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले इनकी भुजाओं का अनुपात। देखिए ये कितना है बेटा, ए बी बटे ये वाला निकाल देते हैं ए सी, तो 3/6 काट दो बेटा, आ गया 1 बटा कितना 2। दूसरी बार फिर इन्हीं का एक भुजा लो और इनकी एक भुजा लो, 1/2, ये तो बराबर आ गया। बराबर आने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज है डी ए सी के, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बेटा तो उनके संगत कोण का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के इस कोण के, नाम क्या है बेटा इसका, डी ए सी, डी ए सी या सी ए डी। तो जब बताओ दोनों कोण बराबर हो गए तो आपसे पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। अरे भाई जब दोनों बराबर ही हैं तो इसका मतलब होगा कि इनका जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात कितना आएगा, एक, चाहे इसको 1000 मानो चाहे इसको 1000 मानो, भाग करोगे तब भी तो 1/1 आएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1/1। और ऑप्शन नंबर हमारा जो है बेटा कौन सा सही है इसमें, बी वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। ठीक, तो इस पेज में तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 क्वेश्चन कटा हुआ है सिलेबस से, आपके सिलेबस में नहीं है, 14वां है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि बिंदु ओ का ए और पी से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगी। देखिए दो फिगर हमारे पास गिवन है, एक ये वाला है जिसका ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का, और एक ये बना हुआ है, ये है ए बी ओ, और ये है पी क्यू ओ, और एक हमारे पास दे रखा है 45 अंश का। तो कह रहे ए और पी पर अवनमन कोण की माप क्या होगी। देखो ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, अवनमन कोण हमें पूछ रहा है, बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक लेवल की चीजें हैं। ये हमारा कितने अंश का है, 45 अंश का। तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा हम आगे जाए, अवनमन में हम करते क्या है, ऊपर से कहाँ की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ, है ना। तो ये 45 है, दैट मीन ये भी हमारा कितना रहा होगा, 45 रहा होगा, तभी तो प्रेक्षक ने ऊपर से नीचे देखा। ठीक, तो हमारा जो ए वाला अवनमन है वो कितने अंश का है, 45 अंश का। और पी वाले की बात करें तो देखिए ये हमारा, हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, 90 अंश का कोण बनाएगा।
ये 90 अंश है, ये कितने अंश का है? 60 अंश का। तो 90 और 60 150, तो ये भाई साहब बचे कितने अंश के? 30 अंश के। तो इनका जो अवनमन कोण हुआ भैया वो कितने अंश का हो गया? 30 अंश का। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है बेटा वो बी वाला ऑप्शन सही है, 45 और 30। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, पूरा 45 अंश है तो इसी का अवनमन हुआ है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट थी तो ये और ये कोण तो बराबर ही हुए। इसके बारे में आए 90 60 150, ये बचा 30, तो इस वाले भाई साहब का कितना अंश का कोण हुआ? 30 अंश का। क्यों? क्योंकि अवनमन में प्रेक्षक ऊपर से कहाँ की तरफ देखता है? नीचे की तरफ। अच्छा, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। एक ठोस धातु के घनाभ, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो 15 और 16 सिलेबस में नहीं रहा। बढ़ते हम 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है और इसका सलूशन कैसे होगा। है तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन, तो सोच लीजिएगा, ऑप्शनल ऐसे ही आएगा। ठीक, और अच्छा स्कोर करने के लिए दिमाग शांत करके इसको लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेटा, एक चार्ट बना हुआ है और लिखा हुआ है इसमें वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। ठीक, और कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, 5 आंकड़े हैं, तो 5 बॉक्सेस हम लोग बना लेते हैं। अंतराल है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 4 5 6 4 और 1। अब आपसे पूछ रहा है कि इस साड़ी का माध्य क्या होगा? इस साड़ी का माध्य का, वो सोच लीजिए 1 नंबर में पूछा है, कम से कम ये 4 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेते हैं। ये दिया है वर्ग अंतराल, ये हो गई उसकी बारंबारता, और इससे निकालना होगा हमको मध्य बिंदु, और फिर निकालेंगे हम एफ आई और क्या बेटा, ये एक्स आई। बारंबारता को एफ आई से लिखा जाता है, मध्य बिंदु को लिखा जाता है एक्स आई से। तो अंतराल हमारे पास गिवन है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ना। और इसका मान दिया हुआ है कि 4 5 6 4 और 1। ठीक, अब देखिए मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु किसका निकालेंगे? जो हमारा अंतराल होगा। तो 0 से 10 का अंतराल कितना होगा? मध्य बिंदु इसका 5, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, तो 0 + 10 बटे 2। अब देखो गैप कितने का है दोनों में? 10 का, वही जोड़ते जाइए, अगला आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, 25, 35, 45। अब दोनों का गुणा कराना है, तो गुणा करा लेते हैं। तो 5 चौक 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150, 35 दूना के 70, दूना के 140 और 45। सबका सम निकाल लो बेटा। 5 4 9 6 15, 15 1 16 4 20। फिर से देख लो, 5 4 9 6 15 4 19 1 20। इधर ऐड करेंगे तो 5 और 5 मिलके 10 की 0, हाथ में आया 1, 2 1 3, 7 3 10, 5 15, 4 19, 4 23 की 3, हाथ से लगा 2, तो 1 1 2 2 4, तो 430 आ गया। अब माध्य का फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे बेटा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। तो 430 बटे 20 काट देंगे। अब 43 का आधा करिए, 2 दूना के 4,
2 एक नम 2, 2 पचे 10, क्योंकि 21 दुना के 42 पॉइंट में आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर। और ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है हमारा इसका। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा इस क्वेश्चन का सही है। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बता दें। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े थे और अब लगभग इसी से दिया गया है, बारंबारता सारणी से ही दिया गया है। देखिए अगला देखते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं दिए गए आंकड़ों के समांतर माध्य और बहुलक, समांतर माध्य और बहुलक, यानी कि जो हमारे पास है समांतर माध्य दिया है वो दिया गया बेटा 28, बहुलक दिया गया है 16। तो कह रहे हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका हम फार्मूला पढ़े बेटा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए बहुलक हमारे पास कितना दिया बेटा? 16। 3 माध्यिका, माध्यिका ही तो हमें निकालनी है इसकी शायद, हाँ माध्यिका ही हमको निकालनी है। 2 माध्य हमारे पास कितना दिया बेटा? 28, तो 28 दुना के 56, इसको इधर लेकर आओ। अब देखो 6 6 12 की 2 हाथ से लगाइए, 5 1 6 1 7 बटे 3, 24 3 72। दैट मीन इसका जो आंसर है बेटा, जो ऑप्शन नंबर है हमारा 18वें का, वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा हमारे पास? सी वाला। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है कि इसमें से आप बताइए कि कौन सा वर्ग माध्यिका वर्ग है। तो इसको हम यहां कर लेते हैं। देखिए माध्यिका वर्ग नहीं, बहुलक वर्ग आपसे पूछा है। तो दिया है वर्ग अंतराल और दी गई है बारंबारता। ठीक, और दिया हुआ है अंतराल में बेटा कुल 2 2 4 1 5 अंतराल दिया हुआ है। तो 1 से 3, 3 से 5, मतलब 2 2 का इंटरवल है, 5 का 7, 7 से 9, 9 से 11, ये है 7 8 2 2 1। कह रहे हैं बहुलक वर्ग होगा, मतलब इसका हमें निकालना है बहुलक वर्ग। तो हम लोग पढ़े होंगे बेटा कि ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इन सब में सबसे अधिक बारंबारता 7 तो नहीं है, क्या है बेटा? 8 वाली, जिसका अंतराल कितना दिया है? 3 5, 3 से 5। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो होगा 3 से 5। क्यों? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। और इसका जो ऑप्शन नंबर सही है बेटा, वो हमारे पास सही है बी वाला। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लिया जाए, उसके बाद चलना है आगे की तरफ। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बहुत मेहनत करके, वो सब भाई चैनल से जुड़ जाइए। ठीक,
क्योंकि उम्मीद है कि आगे भी आपको कुछ ना कुछ इस पे मिलता ही रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड या एग्ज़ाम पेपर वगैरह। और जल्द ही क्लास 12th की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल भी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया है उसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है और पढ़ना ज़्यादा है। तो ई क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अभी पिछले वाले में पूछा था बहुलक वर्ग, अब वाले में पूछ रहा है आपसे माध्यिका वर्ग। तो देखते हैं बेटा इसका हम, ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता। ठीक, तो जो हमारे पास दिया हुआ है इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 4, 5, 13, 20 और 8। अब इसका माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए से पहले हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो संचयी बारंबारता पहले हम निकालते हैं। यहां लिखेंगे अंतराल, यहां बारंबारता, यहां संचयी बारंबारता। ठीक, अच्छा, अंतराल को एक बार फिर से लिखना होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 ही तो है ना। अच्छा, ये बारंबारता 4, 5, 13 इतना और 8। संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी? देखिए 0 से 10 है, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। तो ये हमारा 4 हुआ, 5 4 9, इसको ऐड करके यहाँ लिखते जाना है 9, और फिर कितना है बेटा? 13 है। तो 13 और 9 22, 22 20 42, 42 और 8 50। इधर भी ऐड कर लेते हैं, अगर 50 आ गया तो हमने जोड़ा सही है, नहीं तो फिर जोड़ा हमने गलत है। थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लिए हैं। देखिए 5 4 9 3 12, 12 8 20 की 0 हाथ से लगा 2, 2 और 2 4 1 5। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? माध्यिका वर्ग, जो भी हमसे पूछा ही है। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n/2। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, तो n/2 निकालते हैं। 50/2 काटे कितना आ गया? 25। अब जो हमारा 25 आ रहा है ये किस अंतराल के अंतर्गत है? वही अंतराल हमारा माध्यिका वर्ग होगा। जैसे 22 के अंतर्गत तो नहीं है, ये देखना संचयी बारंबारता, क्योंकि बारंबारता में आपको ये 25 का आंकड़ा तो मिला ही नहीं। देखना इसमें किस पे पड़ता है? संचयी बारंबारता में। तो 22 में तो नहीं आएगा, आएगा 42 में। और 42 के लिए जो अंतराल दिए गए वो कितना है? 30 से 40। यानी कि 30 से 40 का अंतराल माध्यिका वर्ग होगा। 30 से 40 का अंतराल ही हमारा किसका वर्ग होगा? माध्यिका का वर्ग होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर है बेटा 30 से 40, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पार्ट ए है, खंड अ था, वो समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे खंड ब की तरफ, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरा बहुत फेवरेट है। और इस प्रकार के प्रश्न को मैं सॉल्व करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक, तो इसका जो खंड ब है जिसमें लिखा हुआ है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना होगा। और याद रखिएगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर डालना मत भूलिएगा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसको डालना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं डालें तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपको नहीं देंगे। वैसे होते बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक, वो खुद चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाइए,
लेकिन अगर आप लोग नहीं डाले रहेंगे तो उनकी भी मजबूरी रहती है कि उनको भी अपना जवाब देना होता है। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि सभी खंड कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहां पर हम इसका सलूशन निकालेंगे और मानेंगे कि माना कड़ी 3 पहले एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कड़ी √5 की तरह। ठीक ना, तो यहां पर जो हमें सिद्ध करना होता है उसी का अपोजिट हम मानते हैं कि माना कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, और इसमें आपको विस्तृत लिखना होगा, विस्तृत लिखना होगा। अगर आप विस्तृत नहीं लिखेंगे तो आप पूरा नंबर नहीं पाओगे। ठीक, अब कड़ी 3 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। केवल कितना बेटा, एक है। हमने एक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं माना है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये P² बटे कितना बेटा, Q²। अब Q² का मान निकालिए, तो P² बटे कितना आ गया, 3। अब ये P² बटे 3 चिल्ला के एक बात कह रहा है कि 3P को अगर काट रहा है या P² को काट रहा है तो 3P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ बटे में आ गया, इसका मतलब विभाजित कर रहा है, यहाँ 3P² को विभाजित कर रहा है, अतः प्रमेय 1.2 से, ठीक, 3P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि P में कहीं ना कहीं 3 होगा, तभी वो 3 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां लिखेंगे कि अतः P 3 का कोई गुणनखंड होगा, और अगर P3 का कोई गुणनखंड होगा तो हम मान लेते हैं इस बात को भी कि P जो है वो 3R के बराबर है। हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अच्छा, R जहां पे कोई एक नंबर है ना। अच्छा, तो P के स्थान पे हम रखेंगे तब Q² बराबर, अब P के स्थान पे हमको रखना होगा कितना, 3R, इसका स्क्वायर बटे 3, 3 का स्क्वायर 9, R² बटे 3, तो फिर काटोगे तो फिर 3 आ गया, 3 आ जाएगा इधर बटे में, बराबर 2 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। और यहां भी वही कंक्लूजन है कि यहां 3Q² को विभाजित कर रहा है, अतः प्रमेय 1.2 से 3Q को भी विभाजित करेगा। ठीक ना, इसका मतलब Q 3 का कोई गुणनखंड होगा। ठीक, अब देखिए यहीं पर मामला फंस गया। हमने माना है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 और इधर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब 1 तो है नहीं। और इसका मतलब जो हमने माना है वो रॉन्ग एजम्पशन माना है, मैंने गलत माना है।
ना। और इस गलत मानने से यह हो जाता है बेटा कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण 1 व 2 से यह ज्ञात होता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सोच लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था 2 मार्क का, लेकिन चूंकि ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक, लंबा क्वेश्चन का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन लंबा है, तो हमको उसी प्रकार से इसे सॉल्व करना होगा, ठीक। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर ना समझ में आएगा तो इसको एक बार पुनः रिवाइंड करके आप लोग समझ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो कि ये मैथमेटिक्स है, जब तक मेहनत नहीं करोगे इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कि यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री से लगभग बराबर या बड़ा है आपका a प्लस बी, और ये बड़ा या बराबर होगा लगभग 90 अंश इनसे। तो कह रहे हैं a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 या 2 को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि tan a प्लस बी बराबर 1 के। अब हमको ये सोचना होगा कि ये tan कितने का मान होता है, जिससे कि इनका कंपैरिजन कर दिया जाए, जिससे कि tan से tan हट जाए, कटेगा नहीं, हटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर, ये tan हम लोगों ने पढ़ा होगा टेबल से, कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा कितने अंश का बेटा, 45 अंश का। समीकरण नंबर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/3। तो ठीक उसी प्रकार ये भी मान हो जाएगा tan कितने अंश का, 30 अंश का, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/3। तो tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा कितने अंश का बेटा, 30 अंश का। अब ये दोनों समीकरण हमको हल करने हैं प्रतिस्थापन और विलोपन से। बद्ध तो अब रहा नहीं हमारे सिलेबस में, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ देंगे बेटा तो a और a मिलकर 2a हो जाएगा, और b और b से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस b है, ये माइनस b है। और इसको जोड़ देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, b से b कैंसिल हुआ, ये a है, ये भी a है, ठीक ना। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लें एक बार फिर से। तो tan a प्लस बी हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक, और ये हमारे पास इतना दिया हुआ है, ये माइनस बी बराबर 1/√3। हमसे कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या बेटा,
देखो a प्लस बी बराबर हमारे पास एक जो होता है वो tan 45 का मान होता है, और 1/3 जो होता है वो 30 का मान होता है। तो ये tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश बचा। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। तो a बराबर जो आपका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 75/2 डिग्री के। ठीक, 75/2 डिग्री के मान इसका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाई 2 में आ रहा है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहा हूँ कि a प्लस बी बराबर 1 दिया है, a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि a प्लस बी यानी कि ये तो tan 45 का मान है, a माइनस बी ये tan 30 का मान है, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a और a मिलकर 2a हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 45 और 30, 4 3 7 75 सही है। तो एक आंसर इसका ये आ जाएगा, और यह मान समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर। तो 75/2 प्लस बी बराबर 45 अंश के, तो 45 माइनस 75/2, अब इसका बटा कुछ नहीं तो कितना करेंगे बेटा, 1 करेंगे। तो 45 गुना के 90, अब 45 से इतना घटाएंगे तो 15/2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। देखिए, ए के स्थान पे मन में रखेंगे 75/2, बी के स्थान पे 15/2, तो 75 प्लस 15 हो जाएगा 90, 90 का आधा 45, ये तो वेरीफाई हुआ। इस वाले पे आते हैं, 45/2 सॉरी 75/2 और 15/2, तो 75 में से 15 घटाएंगे 60/2, 60 का आधा कितना आ जाएगा 30। दैट मीन ये हमारा आंसर बी वाला भी सही ही है। ठीक, कंफ्यूजन कहीं नहीं थी, बस एक बार देखना था कि वास्तव में ये बटे में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वास्तव में आंसर बटे में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है अपने मेथड से इसको सॉल्व करना। ठीक, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह था पहले का क्वेश्चन नंबर बी, नंबरिंग करना जरूरी है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें इसे करना होगा इरेज। तो अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सी वाला हमारे सिलेबस में है, और इसको हमें करना भी होगा। तो पहले का सी हमसे क्या करा बेटा, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, 64 सेमी क्यूब है, दो घन है, इसका भी आयतन 64 सेमी क्यूब है। घन की तरह इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, और इसका भी आयतन वही है, सेम टू सेम। अब कह रहे हैं कि इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले तो फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। ये हो गया, इन दोनों घनों को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया है, प्लस करके हमको ये घनाभ बनाना है, और कह रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है बेटा, घन का आयतन, वो भी एक घन का आयतन, वो दिया गया कितना बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम मान लेते हैं कि माना घन की भुजा बराबर ए सेमी, और आप लोग पढ़े होंगे, सब लोग जानते हो कि जो घन होती हैं इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3, तो यहाँ 64 आ जाएगा, ए घाते 3, तो ए बराबर आ जाएगा बेटा घनमूल में कितने का, 64 का, और 64 का घनमूल जो हमारे पास आता है बेटा वो कितना आता है, 4 सेमी। अब सोचिएगा क्या सोचना है
कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐसे मिला दिया, तो मिलाने से ना इस तरफ की इनकी कोई भुजा बढ़ी है ना इस तरफ की बढ़ी है, बढ़ी केवल इनकी लंबाई है। बढ़ी क्या है? लंबाई है। मतलब ये लेंथ बढ़ गई है। ये तो वही रहनी है, ए ही रहनी है, ये भी ए ही रहनी है ना। मान लो ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी हो गई चौड़ाई हो गई, ये हमारी लेंथ है। अब ये बढ़ी कितना? ये 4 हो गई, ये भी 4 है, मतलब इसकी जितनी भुजाएं हैं वो सबकी सब कितनी बेटा? 4 हैं। तो ये बढ़ के बस हो गई कितना बेटा? 4 4 8। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कि अब घनाभ के लिए, तो घनाभ के लिए जो लंबाई होगी बेटा, यल बराबर 4 + 4 मतलब 8 सेमी, चौड़ाई बी बराबर 4 सेमी, ऊंचाई यच बराबर भी कितना होगा? 4 सेमी ही होगा। कितना सेमी होगा? 4 सेमी, क्योंकि ये सब सेम है, बड़ी केवल लंबाई है। अच्छा, तो हम पढ़ें बेटा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB + BH + HL। मान रख देते हैं बेटा, L का मान कितना है? 8, B का मान 4, फिर 4 × 4 + 4 × 8, तो 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो 32 और 32 मिलकर 64, 64 6 70, 10 80, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा क्या बेटा? फाइनल आंसर। ठीक, आई बात समझ में? तो अब हम फिर बढ़ेंगे भाई आगे की तरफ। ठीक, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आई बात समझ में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ। पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, और एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप हर प्रश्न एक ही ऑर्डर में करें, आप अलग अलग ऑर्डर में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बशर्ते पूरा लगाना है आपको। वर्ग अंतराल, बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और है 7, 12, 18, 15, 10 और 3। अब हमें इसका निकालना है माध्यिका। तो अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 20 हमने इसी टाइप का देखा था, तो इसको भी हम उसी टाइप से हल करेंगे, संचयी बारंबारता वगैरह सब निकाल कर। तो ये हो गया अंतराल, ये हो गई बारंबारता, ये हो गई संचयी बारंबारता। ठीक, तो अंतराल पहले लिख लेते हैं हम लोग, पचास से 60। अब देखिए 7, 12, 18, 15, 10 और 3। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये 7 आ गया, 12 और 7 19 आ जाएगा। 19 में फिर हमको कितना ऐड करना है बेटा? 18, तो 9 8 17 के साथ हाथ से लगाइए तो 37 आ जाएगा। 37 में फिर हमको कितने को ऐड करना है? 15 को, तो 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, और ये आ जाएगा 52, तो 52 10 62, और 62 3 कितना आ जाएगा? 65। जोड़ के वेरीफाई कर लेते हैं, तो 7 2 9, 9 8 17, 5 22, 3 25 की 5 हाथ से लगा कितना बेटा? 2, तो 1 2 3 4 2 6। ठीक,
ये हमारा हो गया बारंबारता यानी कि एफ आई का मान। आई बात समझ में? तो सबसे पहली बात हमें एक चीज याद रखना होगा कि अगर हमें इसकी माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले हमें माध्यिका वर्ग चुनना होगा। तो यहां हम निकालते हैं माध्यिका वर्ग के लिए। n/2 का मान निकालेंगे तो टोटल है बेटा कितना हमारे पास 65। कितना है? 65 है। फिर से एक बार इसको ऐड कर लेते हैं तो n/2 यानी कि 65/2 ना। अब 65/2 का मतलब कितना है? देखिए 65/2 इसका मतलब आएगा बेटा, देखिए 2 × 6, ठीक, और यहां से आ जाएगा 2 दूना के 4 और 2 × 10, इतना आ जाएगा 32.5। अब 32.5 जो आएगा वो हमारा किस अंतराल में आ रहा है? इस 37 वाले में आ रहा है ना। तो जब 37 वाले अंतराल में आएगा वो किसके लिए है? 20 और 30 के लिए। 20 और 30 के लिए, यानी कि हमारा जो यहाँ पर माध्यिका वर्ग होगा ये होगा बेटा 20 और कितना? 30। 20 और 30। अच्छा, अब जब माध्यिका वर्ग मिल गया तो हमें पुराना काम फिर से दोहरा देना है। देखिए ये हमारा हो गया F, ये हो गया हमारा क्या बेटा? CF, यानी कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता और माध्यिका वर्ग से पहले ठीक वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हमारे पास CF आ गया बेटा 19, EF आ गया बेटा 18, अंतराल है बेटा 10 का, और निम्न सीमा कितनी है बेटा? 20। निम्न सीमा मतलब इसकी निचले वाली सीमा। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F इंटू क्या बेटा? H। यही फार्मूला हमने पढ़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो L का मान हमारे पास 20 है, 32.5 माइनस CF का मान 19 बटे F का मान 18 गुणे अंतराल कितने का भी है? 10 का। तो 20 प्लस, अब 19 निकाल दो इसमें से, तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। अब इधर देखिए 12 में से 9 गए कितना बचेगा? 3, और 2 में से 1 गए 1, 13.5 बटे 18 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो ये 20 + 135 बटे कितना आ जाएगा? 18। 3 से काट दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 × 15 में 45। तो 20 + 15/2, 15 का आधा करेंगे बेटा तो 7.5 आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 27 कितना बेटा? 5। 27.5। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज जो चुननी होती है वो यही है बेटा कि आपको माध्यिका वर्ग चुनना है। माध्यिका वर्ग चुनने के बाद ही आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये देखिए अब ये जो है ना, ये आपका जो चैप्टर नंबर 13 है नई बुक से, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सीरीज में भी है आपके। प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसका ई दिया हुआ है। ई कह रहा है कि -1,5 -5 है और -4,5 कह रहे हैं को मिलाने वाली एक रेखाखंड
यक्स अक्ष द्वारा विभाजित होती है। तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा जिस अक्ष की बात करेगा, जैसे यक्स अक्ष की बात किया है तो वो यक्स का ही मान मिलेगा, वाई का 0 हो जाएगा। वाई अक्ष की बात करेगा तो वाई रखना, यहाँ यक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हुआ पी। तो यहाँ पर आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि माना 1 कामा -5 व -4 कामा 5 को मिलाने वाली रेखाखंड यक्स अक्ष या बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P पर यक्स का बिंदु P जिसका निशान यक्स कामा 0 है पर के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित हो रही है। इतनी चीज आपको मानना पड़ेगा कि जो P इसको काट रहा है वो यहाँ का रेशियो जो है बेटा वो K रेशियो कितना है 1 है। ठीक, तो अब जो जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको हम डिटरमाइन करेंगे एक बार। ये हमारा x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ये हमारा P वाला है तो ये x, y ही हमारा रहेगा ना। अच्छा, तो यहाँ देखिए x1 बराबर आ जाएगा 1, y1 बराबर आ जाएगा -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, x बराबर तो x ही है और y बराबर 0। पहला अनुपात हमारा यम1 k है और यम2 बराबर कितना दिया बेटा 1 है। ठीक, तो फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र x, y बराबर यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपॉन यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपॉन यम1 प्लस क्या बेटा यम2। ठीक, तो इसका निर्देशांक है x कामा क्या बेटा 0, यम1 का मान k है, x2 का -4, यम2 का 1, x1 का भी 1, k प्लस 1, फिर यम1 का मान भैया k है, y2 का मान यहां से कितना दिया बेटा 5 प्लस यम2 का मान 1 है, y1 का मान -5, k प्लस 1, तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 बटे k प्लस कितना बेटा 1। अब चूंकि ये भी कोऑर्डिनेट है उसी P का, ये भी कोऑर्डिनेट है उसी P का, तो ये अगर भाई एक बिंदु की बात हो रही है तो उसके सभी निर्देशांक आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब चूंकि यहाँ k अज्ञात है x भी अज्ञात है तो पहले से मत करिए, पहले करिए दूसरे वाले से। तो 5k -5 बटे k प्लस 1 बराबर 0 के। क्वेश्चन लंबा है, सॉल्व साइड में कर लेते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 5k बराबर 5k, k बराबर 5 बटे 5 काट देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा अनुपात हो गया वो 1:1 हो गया। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसमें किस विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो अनुपात से हमारा काम नहीं चलेगा, निर्देशांक भी निकालना होगा। तो निर्देशांक निकालने के लिए हम एक काम और करेंगे, क्या कि x बराबर -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। k बराबर हमारे पास कितना आया है 1, तो इसको रखने पर -4 गुणे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो 4 एकन्नम 4 बटे 2, तो -3 बटे 2। तो अनुपात आ जाए तो जो हमारा पॉइंट आएगा बेटा, बिंदु आ गया हमारा, वो आ जाएगा -3 बटे 2
कामा में 0, -3/2 कामा 0। ठीक, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, क्योंकि जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक फिर मतलब भी क्या रहेगा इस मैटर का, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है। चलिए तब बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या गिवन है, और ये भी निर्देशांक ज्यामिति से ही है। तो देख लेते हैं इसको क्या प्रश्न है ये। और भाई अब जानते ही हो कि पूरा पेपर 3 घंटे का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वीडियो लंबी होनी ही है और जिम्मेदारी आपकी है कि आपको समझना है, आपकी ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बाकी और कोई दूसरा वो मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बनाइए, ये इसका व्यास हो गया, ए और बी ये हमारा सेंटर हो गया, क्योंकि सेंटर से जाएगा तभी तो व्यास होगा। अब कह रहे हैं बेटा कि जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4। तो सिंपल सी बात है, अब की बार हमसे ए का निर्देशांक पूछ रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो वृत्त के मध्य में होता है, और जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गई, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अर्थात जो हमारा पॉइंट ओ है वो वृत्त का केंद्र जरूर है, लेकिन वो ए बी के मध्य में स्थित है, ए बी के मध्य में स्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, अतः केंद्र ओ इसका मध्य बिंदु होगा। और हमें ए का निर्देशांक निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 है। तो ये हमारा x1, y1 हमने मान लिया, ये x2, y1 दिया ही है y2, और ये हो गया x, क्या बेटा y। तो मध्य बिंदु का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x2 का मान 1 है और y2 का मान 4, यहाँ पे आप लोग एक बार लिख भी दीजिएगा, ठीक ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग पढ़े बेटा कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। मध्य बिंदु कितना है हमारे पास 2, -3। x1 के स्थान पे x1 ही है, जबकि x2 के स्थान पे हमारे पास 1 दिया हुआ है बटे 2, y1 के स्थान पे y1 ही है, y2 के स्थान पे 4 दिया हुआ है बटे कितना बेटा 2। अब कंपैरिजन कर दो, तो 2 बराबर x + 1 बटे 1 बटे 2, तो 2 दूना के 4, 4 में से 1 गए 3 आ जाएगा। अगला 3 दूना के -6, और ये +4 इस साइड उड़ के चलाएगा तो -4, तो 6 और 4 मिलके -10। यहां लिखेंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना बेटा 3, -10 है, 3, -10 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला प्रश्न का सॉल्व कर लिया, सेक्शन ए का, यानी कि बी का, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अब बढ़ना है हमें आगे की तरफ, तो इसमें हमें करने हैं 2 प्रश्न जो कि लॉन्ग टाइप के हैं। अब ये जो दूसरा खंड शुरू होगा,
ये शुरू होगा 4 नंबर का, मतलब जो दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा वो होगा 4 नंबर का। पहले वाले जितने भी थे, ये जितना भी हमने सॉल्व किया, ये सब के सब 2 नंबर के थे। अब हम बढ़े हैं 4 नंबर के। तो सोचिएगा जो बच्चे 90+ स्कोर किए हैं वो बेचारे कितनी मेहनत से इस चीज़ को पढ़े होंगे और लिखे होंगे। तो आप लोग भी भैया खूब बढ़िया समझ लीजिए, जो क्वेश्चन डाउटफुल हो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये प्रत्येक है बेटा 4 अंक का, जिसमें से के का पहला क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, बी भी सिलेबस में नहीं है, ना सी सिलेबस में है। तो इसमें से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे हम डी से। ठीक, तो डी वाला दिया बेटा हमारे पास कॉस थीटा बराबर 4/5 के। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर लायक है ये क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम याद करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग लाल बटे कक्का। पहला वाला रेशियो साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का। और जब इस प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी मान पूछे तो उसके लिए सबसे पहले आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। तो सबसे पहले हम ही जानते हैं बेटा कि कॉस थीटा बराबर 4/5 यहां दिया हुआ है, ये होता है आधार बटे किसके बेटा, कर्ण के। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप बनाइए एक समकोण त्रिभुज, नाम दे दीजिए इसका ए बी और क्या बेटा सी। और मान लीजिए ये वाला आपका थीटा कोण है, सपोज कर लीजिए यार, है ना, ये 90 अंश हुआ। अब थीटा के ठीक नीचे, कोण के ठीक नीचे वाला जो होता है वही आधार होता है। तो इसका आधार कितना दिया है 4, और कर्ण कितना दिया बेटा इसका 5, सॉरी कर्ण दिया है 5 ना, कर्ण दिया है कितना बेटा 5। हमको क्या निकालना है, इसका लंब पहले निकालना होगा। तो यहां शुरुआत करेंगे और लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बेटा कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मीन्स AC का स्क्वायर, बराबर लंब का वर्ग मीन्स BC का स्क्वायर, आधार मीन्स AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर, AB मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा कितना 9 के, और BC बराबर 9 का वर्गमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया हमारे पास 3 आ गया। अब हमें जिसका जिसका मान निकालना है, पहले अलग अलग मान निकालते हैं फिर उसको हम ऐड कर देंगे। तो साइन थीटा, लाल बटे कक्का से पढ़े हो आप लोग, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो इसका जो लंब दिया है वो कितना है BC, कर्ण है बेटा AC। तो लंब हमारे पास 3 है और ये कितना है बेटा 5। कॉस का तो क्वेश्चन ही दिया है tan थीटा, लंब बटे आधार, साइन कॉस tan, घुमा दीजिए कॉट सेक और कोसेक। तो लंब बटे आधार, लंब हमारे पास है बेटा यहाँ पर कितना, थीटा के सामने की भुजा लंब BC और आधार AB। कर्ण ही फिक्स रहता है, लंब आधार कोण के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो BC 3 दिया है, ये कितना दिया बेटा 4। अब जो क्वेश्चन हमें दिया उसको उतार लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान है 3/5, कॉस थीटा का मान है बेटा 4/5, tan स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो 4 दिया 12 बटे 5 बचे 25, 3 त्रिका 9 बटे 4 चौ 16। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए
16 दूना के 32 की 2, हाथ से लगा 3, 16 एक नम 16, 16 3 19। अब यहाँ देखिए 25 नवैया 225 बटे 25 और गुणे कितना है 16, तो 25 दहिया 250 और लगभग 400 आ जाएगा। 25 छक्का 150 की 0, हंस लेगा 15, 25 15 400 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 5 2 7, 9 2 11 की 1, हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4, 417 बटे 400। ये हमारा आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। है 4 नंबर लायक, है ना? तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और इसके बाद हमें फिर वही पहुंचना है माध्य की तरफ, जिसमें माध्य हमारा विलुप्त है, उसको हमें निकालना है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, है ना? तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 25 है। माध्य हमें 25 दिया है, हमें यफ का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास ई सेक्शन, तो इसका वर्ग अंतराल दिया है, ये दी गई है बारंबारता, और ये सब हमारे पास कितना गिवन है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 6 है, यफ है, 6 है, 10 है और 5 है। इसका जो माध्य दिया हुआ है यक्स बार बराबर, वो दिया हुआ बेटा 25। यफ का मान हमसे पूछ रहे हैं ये, तो सॉल्व कैसे होगा? पुराने तरीके पे आते हैं, जिससे अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। मैंने कहा था ना ये 4 नंबर लाइक क्वेश्चन था वो। तो ये हो गया हमारा 4 बॉक्स, ये हो गया वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये हो गया मध्य बिंदु, और ये हो गया बेटा हमारा एफ आई और क्या बेटा एक्स आई। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 6 है, एफ है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर कितना है बेटा 5, और यहाँ पर हम योग कर देंगे। ठीक, तो 0 और 10 मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35 और 45, कैसे दोनों को जोड़ के 2 से भाग सब में कराया गया है ना? तो अब पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 10 6 16, 6 22, 22 5 27, और बचा कौन है बेटा यफ, तो प्लस यफ करना होगा। तो 6 पंचे 30, 15 गुणे यफ यानी कि 15 यफ, 25 छक्का 150, 350, 45 पंजे 45 दुना के 90, दुना के 180, 3 225। मेरी मैथमेटिक्स है, वो मैं अपने हिसाब सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग अपने से ऐड कर लीजिएगा। तो 15 एफ को तो पहले हटा ही दो, प्लस अब जो बचे उनको ले लो। कौन कौन बचा है देखो, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर क्या है 5 है, पहले 5 लिख लो, जोड़ना है। तो 5 5 10, 10 3 13, 2 15 की 5, हाथ से लगा 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 755 और प्लस 15 एफ। अब थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं
तो माध्य बराबर हमने पढ़ा है बेटा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ क्या बेटा एफ आई, सिग्मा माने जोड़ 25, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि 755 प्लस 15 बटे सिग्मा ऑफ एफ आई, तो एफ आई का मान कितना दिया 27 प्लस एफ, तो इसे गुणा करा बेटा। तो 25 का गुणा पहले हमको किस में कराना होगा 27 में कराना होगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 675, 25 पंजे 625 और 2 25 गुना के 50 675 प्लस 25 एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ, तो 25 एफ ये प्लस इस तरह इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 755 माइनस 675, तो 25 में से 15 गए 10 एफ, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 6 गए 1, तो 100 बटे 10, तो एफ का मान जो आएगा बेटा वो हमारा कितना आ जाएगा 10, वो कितना आ जाएगा 10। एक बार देख लीजिए इसको समझ लीजिए और कोई दिक्कत हो तो दोबारा देखिए, ठीक, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं दोबारा तिबारा आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। एक बार इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए नोट कर लीजिए। और समझते भी चलिए। चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, देख भी लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी का यह पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 अंक का दूसरे का एफ, और इसमें कह रहे हैं कि बहुलक निकालिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसको मैं लिख लेता हूं एक बार। देखिए ये हो गया वर्ग अंतराल और ये हो गई बारम वार्ता। 4 नंबर का प्रश्न ये भी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, 6, 8, 10, 12, फिर 6, 5 और 3। तो इसका हमें बहुलक निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको निकालने से पहले हम एक बार ऐसे कुछ लिख लेते हैं। इसको इसी प्रश्न को ऐसे घुमा के लिख लेंगे हल में, क्योंकि एक बार हमें लिखना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल ये हो गई 12 वार्ता, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से बच्चों हैं 120 और 120 से बच्चों है 140। और बारंबारताएं जो दी गई है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, 6, 5, 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चुनना होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के बारे में हमने अभी सेक्शन ए में पढ़ा था कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता 12 है, किस अंतराल के लिए 60 से 80 के लिए है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। यही क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ इसको हम बढ़िया से लिखेंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखा जाएगा, चूंकि तो हम लोग को साइड में लिखना पड़ेगा
तो यहाँ लिखेंगे कि वर्ग अंतराल 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक कितना है बेटा 12 है, अतः यही बहुलक वर्ग होगा। यही क्या होगा बेटा बहुलक वर्ग होगा। तो जैसे ही बहुलक वर्ग मिला तुरंत ये F1 का मान हो गया, इसके ऊपर F0, इसके नीचे बहुलक वर्ग के ठीक वर्ग की बारंबारता F2। तो फटाफट जो डेटा हमको चाहिए उसको हम ले लेते हैं। F0 का मान 10, F1 का मान 12, F2 का मान 6। यल कितना है 60, निम्न सीमा अंतराल कितने का है 20 का है। अंतराल इसमें कितने का है 60 से 80 के बीच का 20 का है। तो इसका जो बहुलक आएगा बेटा बराबर यल प्लस F1 माइनस F0। फॉर्मूला जरूर याद रखिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यल का मान हमारे पास कितना गिवन है बेटा 60। F1 12 माइनस F0 10, 2 गुणे 12 माइनस 10 माइनस 6 और H यानी कि 20। तो 60 प्लस 12 में से 10 का बेटा 2, 12 दूना के 24 माइनस 16 गुणे 20। अब देखिए 60 प्लस देखिए 2, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 2/8 गुणे 20, 2 चौके 8, 10, 2 फिर काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5। देखिए 2 से काटा 2 चौके 8 है ना, फिर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 4 बचा, तो 4 पचे 20, तो 60 प्लस 5 यानी कि जो इसका बहुलक आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा बेटा 65। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न नंबर 2 था ये भी समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और 3 में 1 क्वेश्चन, 4 में 1 क्वेश्चन, 5 में 1 क्वेश्चन, जो कि अब हैं 6-6 नंबर के। ठीक, तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन अभी हम लोगों को और पढ़ना है। ठीक, तो इसको एक बार आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लंबे प्रश्न जो कि 6-6 अंकों के हैं। ठीक, फॉर्मूला इसमें सबसे ज़्यादा मस्ट है। फॉर्मूला अगर आपको तैयार है समझ लीजिए सब आपको तैयार है, फॉर्मूला नहीं तैयार है तो समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं तैयार है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ, लेकिन दूसरा वाला है कि जब 1 भिन्न 1/3 हो जाती है उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, अथवा वाला। ठीक, तो अथवा वाला मैं बता देता हूँ। देखो सवाल ये कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 हम घटा देते हैं, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भैया, ठीक, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। तो जो हमारी मूल भिन्न है बेटा ये हो गई x बटा y, x बटा y। अब हम आते हैं पहली शर्त के अनुसार। जो पहली शर्त दी गई है, क्या शर्त दी गई है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न का अंश तो x है, तो x में आप 1 जोड़ दिए तो x प्लस 1 बटा y। अब ये भिन्न हो जाती है 1 बटा कितना भैया 3।
थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इधर आ जाओ, 3x प्लस 1 बराबर y के, सॉरी 3x प्लस 3, क्योंकि 3 का गुना तो दोनों में होगा ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अगली शर्त करें, ये वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, तो 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से 1 हम घटा देते हैं। तो x y माइनस 1 बराबर 1/4। ठीक, तो 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कंटिन्यू बोलने से। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि भिन्न का जो, अगर आप हर में 1 घटाते हो तो भिन्न 1/4 हो जाती हैं। तो आते हैं इस तरफ, तब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि 4x बराबर y माइनस कितना बेटा, 1। अब देखो ये बन गया समीकरण 2। हमसे कह रहे हैं भिन्न का मान बताइए। तो 2 तरीके हैं इसके, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन। देखो प्रतिस्थापन के लिए एकदम तैयार मसाला है ना, केवल मान रखना है। तो यहां लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए, का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब हम इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों, तो होगा क्या, 3x प्लस 3 बराबर, देखिए 1 से y का मान 2 में रख रहे हैं, तो ये वाला हमारा कितना है बेटा, 4x, y का मान 3x प्लस 3 माइनस 1। भाई y के स्थान पे तो मान रखा जाएगा। अच्छा, तो 4x बराबर 3x प्लस 2, 4x माइनस 3x बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। अब फिर यह मान भैया x का समीकरण 1 में रख दो, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे बेटा तो 3 गुणे 2 प्लस 3 बराबर y के, 3 दूना के 6 प्लस 3, 6 3 कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। अतः वह भिन्न 2/9 है। आई बात समझ में? तो सोचिए 6 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे छोटा क्वेश्चन था, है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला आते हैं। अगले में 2 क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, मैं एक कोई बता दे रहा हूँ, आप लोग एक अथवा वाला कोई भी आप अपना मन से लगा लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक, तो इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, देखिए कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई कितना मीटर दी गई बेटा, 15 मीटर। आप कह रहे हैं कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है, मतलब हमको यही आंसर लाना है, भवन की ऊंचाई 5 कड़ी में 3 मीटर होगी, 5 प्लस 3 कड़ी में 3 मीटर होगी। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो पहले तो जो हमसे क्वेश्चन कहा है, इसका पहले तो हमें फिगर ड्रा करना होगा। देखिए फिगर कैसे ड्रा करेंगे, मंदिर है,
ये हमारी हो गई धरातल, यहाँ पर एक मंदिर हो गई, ठीक। और मंदिर की जो हाइट है बेटा ये हो गई 15 मीटर। मान लो ये ए बी है। अब कह रहे हैं कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, यहाँ पर एक भवन बना हुआ है। अब बताए थे ना कि कोई भी चीज़ होगी, खंभा होगा, भवन होगा, मीनार होगी, ये सब 90 अंश के कोण पे बनी होती हैं, ठीक। इसका नाम देते हैं बेटा हम सी डी, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं बेटा कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन का, देखो मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन का उन्नयन कोण, मतलब भवन ऊंचा है मंदिर से, ठीक। तो हम इस भवन को और भाई ऊंचा कर लेते हैं, यहाँ पहुंचा दिया। अब मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो थोड़ा सा पहले हम इसकी पैरेलल लाइन लेंगे। ये देखो ये उन्नयन कोण हमारे पास कितने अंश का है बेटा, 30 अंश का है। और भवन के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। मतलब अब इसी टॉप पॉइंट से हम मंदिर के टॉप पॉइंट देख रहे हैं, किसको, इस भवन के निचले पॉइंट को, भवन के निचले पॉइंट को देख रहे हैं। इसका अवनमन कोण भैया 36 से जो दिया गया है वो 45 डिग्री है। तो हमसे कह रहे हैं कि भवन की ऊंचाई आपको बतानी है। किसकी ऊंचाई बतानी है, भवन की। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रा कर ली है। ये 45 अंश है तो ये भी कितने अंश का होगा, 45 का ही होगा। और याद रखिएगा कि ये देखो ये भी 90 अंश है, ठीक। अब एक कर्ण हमको यहाँ मिल रहा है, एक कर्ण यहाँ मिल रहा है। जब कर्ण अलग अलग हों, यही मैं ऑफलाइन की क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि जब कर्ण अलग अलग हो तो कर्ण से हमारा बेसिकली 90% क्वेश्चनों में कोई मतलब नहीं रहता। मतलब हमारा रहता है लंब और आधार से, लंब और आधार से। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ पर पहले इसको छोटा कर दें, भवन। यहाँ लिखेंगे बेटा कि माना ए बी बराबर, ऐसे आपको लिखना होगा, 15 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शीर्ष से एक भवन डीसी के शीर्ष का उन्नयन व पाद का अवनमन कोण क्रमशः, देखो शीर्ष का उन्नयन कितने अंश है बेटा, 30 अंश व 45 अंश है, ठीक। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले के लिए जिसका हमें एक डेटा पता है। इसका भी नाम हम दे देते हैं, ये नाम क्या है बेटा, ई है। तो समकोण त्रिभुज हम बात करते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी तो लंब है, बी सी हमारा आधार है, तो ए बी बटे बी सी, कर्ण अलग अलग है तो उससे कोई बेसिकली मतलब नहीं है। tan 45 अंश का ए बी का मान हमें पता है कितना है बेटा, 15। tan 45 का मान 1 होगा, बटे 1 करेंगे। अब देखिए बी सी बराबर, तिरछे गुणा कराएंगे बेटा तो कितने मीटर आ जाएगा, 15 मीटर। कितना मीटर आ गया ये, 15 मीटर ना। ये 15 आ गया तो उसी के डायरेक्शन में ये भी 15 ही मीटर होगा। अर्थात ए ई जो है वो बी सी के बराबर है, और ए ई बराबर भी हो जाएगा भैया 15 मीटर। और सुन लो, ये ए बी किसके बराबर है, सीई के। तो इसका मतलब सीई भी हमारा 15 मीटर हो गया है। मतलब इतनी हाइट हमें बिल्डिंग की पता हो चुकी है, इतना ही हमको और निकालना है। फिर वही चले आओ किस पे बेटा,
कि पुनः या अब समकोण त्रिभुज DEA में, तो DEA में DE क्या हुआ हमारा लंब, AE हुआ बेटा आधार, बराबर tan कितने अंश का बेटा 30 अंश का। तो DE का मान हमें पता नहीं है, AE का पता है 15 और tan 30 का मान हम पढ़े हैं भैया 1/3। इसको इधर लेकर आइए, तो 15/3 क्योंकि ये ऊपर चला आएगा। अब LCM देखो, इसका परमेयीकरण कर दो, तो कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 3 और ये 15 कड़ी 3 तो 5 3 15। अब हम निकालेंगे क्या बेटा कि भवन की हमारी ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो भवन की ऊंचाई DC बराबर DE प्लस EC। तो DE का मान है 5 कड़ी में 3 प्लस EC का मान दिया गया है 15। तो DC बराबर 5 और 15 में 5 कॉमन कर लीजिए, तो कड़ी 3 प्लस 5 दिया 15। यही हमको प्रूफ करना था, तो यहां लिखेंगे प्रूव्ड। ये हो गया हमारा इसका आंसर। और इसका अथवा वाला भी सेम वैसे ही है कि एक भवन से एक स्तंभ दिया है, उन्नयन कोण दिया है, अवनमन कोण दिया है और उसकी ऊंचाई हमको 20 कड़ी में 3 - 1 सिद्ध करनी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है इसी टाइप का। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको लास्ट वाला बता दें एक। देखिए, समझना हर क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक मैथ ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को लगातार इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे बेटा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो अब पहुंच गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो अथवा वाला है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, तो जो हमारे सिलेबस में हम उसको बताते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको अभी पेड ही कोर्स में ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये सारी सुविधाएं अभी फिलहाल में फ्री चल रही हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी 6 मार्क का है। और ये सवाल क्या है पहले एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल ये दिया हुआ बेटा कि एक ठोस शंकु के आकार का है। चलो हम बना लेते हैं एक शंकु, एक ठोस शंकु के आकार का है। चलो बना लिया हमने शंकु, जो कि एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये जो शंकु रखा गया है, ये इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उसी के ऊपर रखा गया है। अब कह रहे हैं यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो कह रहे हैं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात याद कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमको निकालना है। तो क्वेश्चन तो छोटा ही है, लेकिन 6 नंबर का दिया है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं शंकु में कई चीज़ें होती हैं, जैसे इसकी सीधी ऊंचाई हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये आधार की त्रिज्या हो गई ना। तो हम पहले तो सब कुछ मानेंगे कि माना शंकु की
ऊंचाई h कामा तिर्यक ऊंचाई यल व आधार की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, तो इतना चीज जानने के बाद अब हम जानते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये होता है बेटा पाई r और फिर क्या बेटा यल के, और जो हमारा यल होता है ये बराबर होता है रूट में r स्क्वायर प्लस किसके बेटा एच स्क्वायर के। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा बेटा पाई r, यल के स्थान पे r स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बेटा एच का स्क्वायर। सम नंबर बन गया कितना 1। ये पाई है, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, इसके बाद किसका कह रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़े होंगे बेटा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो चूंकि पाई r अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर है बेटा 2 पाई r किसके स्क्वायर के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, एक r से एक r भी कैंसिल हुआ, तो रूट में r स्क्वायर प्लस यहाँ h होगा h स्क्वायर बराबर 2r के। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4, फिर r का क्या बेटा स्क्वायर, इसको इस तरफ लाओ तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ r स्क्वायर बटे h स्क्वायर, तो r बटे h का जब मान निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, यानी कि r रेशियो h का मान जो आ जाएगा बेटा 1 का वर्गमूल तो 1 निकलेगा, लेकिन रूट 3 का नहीं निकल पाएगा। तो ये हमारा हो गया बेटा इनकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। और इस प्रकार हमने हल कर लिया 2023 का आपका पूरा एग्जाम पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, जो कि 2024 के रचनाइज सिलेबस के अनुसार है। कोड देख लीजिएगा DX, और ये पूरा पेपर आप जो भी अंसाल्व खरीदे होंगे उसमें ये पेपर दिया होगा, और इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मिल गया। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी, और अगला भी आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल में जो अभी लोग नए आए हैं वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस समय आपको 10th की आज मिल गई, 12th की जो हमारे न्यूमेरिकल्स आए हुए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के न्यूमेरिकल से ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो उस न्यूमेरिकल का भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग के क्लास 10th का भी सोल्यूशन चलता रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, और 9 से 8 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।